हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विराज पाठशाला में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। दोस्तों, इसके पहले के जो जितने भी वीडियोज हैं और जितने भी चैप्टर्स हैं, उनका वीडियोज बना करके हमने अपने चैनल विराज पाठशाला पे अपलोड कर दिया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाकर के एक बार उन वीडियोज़ को भी देख लें। तो दोस्तों, हमने अपने चैनल विराज पाठशाला पे एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दिया है। तो जाकर के आपको भटकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप जाएंगे विराज पाठशाला की प्लेलिस्ट में तो आपको जो है वहाँ पे जो है इन सभी के वीडियोज़ आराम से मिल जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल विराज पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंचाई जा सके। तो दोस्तों, आइए हम लोग जो है आज का अपना चैप्टर नंबर 6 इतिहास का स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो आइए दोस्तों, हम लोग जो है चैप्टर की शुरुआत करते हैं। कुछ राजा जन यानी लोगों के द्वारा चुने जाते थे, परंतु 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में परिवर्तन हुआ। लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, और इसका उदाहरण दिया हुआ है अश्वमेध यज्ञ के बारे में। तो दोस्तों, पहले क्या होता था कि जन यानी लोगों के द्वारा जो है राजा चुने जाते थे, लेकिन इसके बाद जो हुआ समय में परिवर्तन हुआ। कब? तो 3000 साल पहले। और राजा बनने की प्रक्रिया में जो है बदलाव किया गया, और लोग क्या किए कि बड़े बड़े यज्ञ करके जो है अपने से ही राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए या राजा बन गए, और उसी का उदाहरण दिया हुआ है अश्वमेध यज्ञ। तो दोस्तों, जिन लोगों ने रामायण सीरियल देखा होगा, उसमें जो है अश्वमेध यज्ञ के बारे में जो है बढ़िया से दिया हुआ है और समझाया गया है। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैं बता दूं, देखिए ये अश्वमेध यज्ञ का मतलब क्या होता है। तो अश्वमेध में जो है अश्व का मतलब होता है घोड़ा। तो दोस्तों, जो राजा इसमें राजा बनना चाहता था तो क्या होता था कि वो अश्वमेध यज्ञ करता था, और उसमें यज्ञ करते समय वो अपना एक घोड़ा छोड़ देता था, और वो घोड़ा जिन जिन राज्यों की सीमाओं में प्रवेश करता था, तो अगर उन राज्यों के जो राजा होते थे, अगर उन्होंने उस घोड़े को रोक लिया तो उन्हें जो है राजा से, जो राजा यज्ञ करता था, उनसे युद्ध करना पड़ता था। अगर जिन राजा ने उस घोड़े को अपनी सीमा में नहीं रोका तो ये मान लिया जाता था कि उस राजा ने, जो राजा यज्ञ कर रहा है, उसकी अधीनता स्वीकार कर लिया है। तो यही अश्वमेध यज्ञ होता था, इसमें एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में इस समय कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण इन्हें जो है उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता था। तो दोस्तों, उत्तर वैदिक ग्रंथ क्या था? तो जिस ग्रंथ की रचना ऋग्वेद के बाद हुई है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। और इनकी रचना कहाँ हुई है? तो गंगा यमुना क्षेत्र में हुई है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर वैदिक ग्रंथ के अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, उनके संपादन की विधियां और सामाजिक नियम के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, उत्तर वैदिक ग्रंथ के अंतर्गत कौन कौन से वेद आते हैं? तो वो हैं सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और इन सभी में क्या दिया गया है? तो इसमें जो है अनुष्ठान दिए गए हैं विभिन्न प्रकार के, और उन अनुष्ठान को संपादित करने की विधियां दी हुई हैं, और सामाजिक नियम के बारे में जो है इन सब ग्रंथों में बताया गया है। तो आइए देखते हैं दोस्तों जो है नेक्स्ट पॉइंट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस बात को आपको याद रखना है कि जो ये पॉइंट है आपको एकदम रट लेना है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था, जिन्हें वर्ण कहा जाता था। तो दोस्तों, आप लोगों ने जो है वर्ण के बारे में बहुत सुना होगा। तो आइए आज हम लोग जो है वर्ण के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हमने जो है पुरोहितों के बारे में पढ़ा था कि पुरोहित किसे कहते थे। तो पुरोहितों को ब्राह्मण भी कहा जाता था, और ब्राह्मणों का काम या पुरोहितों का काम जो था यज्ञ और अनुष्ठान करवाना था, और ये हमने जो है अभी पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों, आप लोग जाकर के हमारा पिछला वीडियो भी देखिए, क्योंकि इतिहास एक क्रमबद्ध अध्ययन है। अगर आप क्रमिक रूप से इतिहास का अध्ययन करेंगे तो आपको जो इतिहास और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं कि पुरोहितों ने जिन 4 वर्गों का विभाजन किया है,
और जिन्हें वर्ण कहा जाता है वो कौन कौन से हैं। तो पहला वर्ण जो है ब्राह्मणों का था। पहला वर्ण किसका था, तो ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था। तो दोस्तों पहला जो वर्ण था वो ब्राह्मणों का था और उनका काम क्या था, तो वेदों का अध्ययन और अध्यापन तथा यज्ञ करना था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें जो है क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना था और लोगों की रक्षा करना था। तो दोस्तों जो दूसरा वर्ण था वो कौन सा था, तो वो था शासकों का, जिन्हें जो है क्षत्रिय कहा जाता था। और क्षत्रियों का काम क्या था, वो युद्ध करना था और लोगों की रक्षा करना था। देखते हैं तीसरा वर्ण कौन सा था। तो तीसरे स्थान पर विश्व या वैश्य थे। इसमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। तो दोस्तों जो तीसरा वर्ण था वो था वैश्य या विश्व का, और इसके अंतर्गत कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। दोस्तों एक बात आपको याद रखना है कि क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार दिया गया था। और इसके बाद जो है ब्राह्मणों का पहले से ही अधिकार यज्ञ करने का था। तो यानी जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को जो है यज्ञ करने का अधिकार था। आइए देखते हैं चौथा वर्ण कौन सा है दोस्तों। तो वर्णों में अंतिम स्थान शूद्र का था। इनका काम तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई भी अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। इस बात को आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे एक मैंने नोट लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं दिया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और दोस्तों यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है वर्ण से, तो सीटेट यहाँ से जो प्रश्न बनाएगा वो कूट में ही बनाएगा। कूट का मतलब है कि वो पूछेगा कि निम्न में से वर्ण व्यवस्था के बारे में कौन से कथन सत्य हैं या असत्य हैं। तो इन चारों को दे देगा, इन चारों पांचों पॉइंट को, जो भी 4 पॉइंट ये हुआ और मान लो ये 5वां पॉइंट हो गया, तो इन सबको आपको याद रखना है। इसी में से पूछेगा कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो इन चारों या पांचों पॉइंट को आपको जो है बहुत ही ध्यान से याद कर लेना है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। ठीक है दोस्तों, ये भी बात आपको याद रखना है कि पुरोहितों ने जो है सभी वर्णों का निर्धारण कैसे किया, तो जन्म के आधार पर किया उन्होंने। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए दोस्तों ये एनसीईआरटी में सब लिखा हुआ है, उसी के अनुसार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी और भोजन संग्राहक भी शामिल थे। दोस्तों अछूत वर्ग में कौन कौन से लोग शामिल थे, तो शिल्पकार थे कुछ, शिकारी थे और भोजन संग्राहक थे। इस बात को आपको याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था सही नहीं मानते थे। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बन सकता है कि क्या वर्ण व्यवस्था को समाज के सभी लोगों ने स्वीकार किया, तो जी नहीं। ये बात आपको याद रखना है कि समाज के सभी वर्गों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया है। पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत ही कम थी। यहाँ पर पुरोहितों का प्रभाव बहुत ही कम था। तो दोस्तों पूछ सकता है कि उपमहाद्वीप के किस क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी और पुरोहितों का प्रभाव बहुत ही कम था, तो वो था पूर्वोत्तर क्षेत्र। ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पे हो सकता है कि आपको उत्तर या दक्षिण कुछ करके दे दे, तो दोस्तों आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। और यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जो है सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत ही कम थी। दोस्तों यहाँ पे उपमहाद्वीप का मतलब है अपने देश से लिया गया है। ये बात आपको याद रखनी है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो। आइए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग है जनपद। दोस्तों अब क्या हुआ, अब हमें जो है जनपद के बारे में पढ़ना है। अब जनपद बनने लगे। तो महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। तो दोस्तों हमने अभी पढ़ा है कि कुछ 3000 साल पहले जो है राजा बनने की प्रक्रिया में परिवर्तन हुआ और लोग बड़े बड़े यज्ञ करके जो है राजा के रूप में प्रतिष्ठापित हो गए। तो अब क्या हुआ कि उन यज्ञों को करवाने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर के अब जनपदों के राजा माने जाने लगे। इस बात को आपको याद रखना है। देखिए जनपद का मतलब क्या होता है ये देखते हैं। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। तो जनपद का मतलब होता है जहाँ पे जन यानी लोग बसते हैं
उन्हीं को क्या कहते हैं, जनपद। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। जनपद की बस्ती या बस्तियां दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा आदि स्थानों पर मिली है। दोस्तों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां से जो है डायरेक्टली प्रश्न बन सकते हैं कि जनपद के साक्ष्य कहां कहां से मिले हैं या जनपद की बस्ती के साक्ष्य कहां से मिले हैं। तो दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के हस्तिनापुर तथा उत्तर प्रदेश में एटा के पास अतरंजी खेड़ा से जो है ये प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे 3 स्थान है दोस्तों, दिल्ली में पुराना किला, उत्तर में मेरठ के हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा से जो है जनपद की बस्ती या बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, जनपद के लोग झोपड़ियों में रहते थे तथा मवेशियों और अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट है और यहां से जो है प्रश्न डायरेक्टली बनेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न जो है डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। इन पर चित्रकारी भी की गई है। तो दोस्तों चित्रित धूसर पात्र बर्तन जो है कहाँ पे मिले हैं, यानी कि चित्रित धूसर पात्र एक विशेष प्रकार का बर्तन है और ये कहाँ से मिला है, तो ये जो है जनपद से मिला हुआ है। आपको याद रखना है कि जनपद के काल में इस प्रकार के बर्तन मिला करते थे। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन धूसर और लाल रंग के होते थे। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है कि जनपद के काल में जो है जब जनपद बने थे तो उस समय के जो मिट्टी के बर्तन थे वो धूसर थे और लाल रंग के होते थे। आइए देखते हैं दोस्तों अब महाजनपद के बारे में। दोस्तों पहले क्या हुआ, समाज कबलियाई था, इसके बाद जन बना, जन में जो हुए राजा हुए, छोटे मोटे शासक हुए, सरदार हुए, इसके बाद जो है जनपद बना। अब जनपद से क्या हुआ, महाजनपद बनने लगे। तो अब हम लोग जो है महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, या यूं कहें कि महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। तो करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट, पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। तो दोस्तों जो है 2500 साल पहले जो है कुछ जनपद जो है अधिक महत्वपूर्ण हो गए। वो महत्वपूर्ण क्यों हो गए अभी हम आगे देखेंगे। तो जो जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए उन्हीं को हम लोग जो है महाजनपद कहने लगे। ठीक है, और इनकी जो है राजधानियां होती थी दोस्तों, और राजधानियों में जो है किलेबंदी की जाती थी। इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, किलों का निर्माण सुरक्षा के लिए तथा कुछ राजा इसे अपनी समृद्धि तथा शक्ति के प्रदर्शन के लिए भी करते थे। तो दोस्तों जो किलों का निर्माण होता था तो पहले तो वो सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता था, और इसके साथ ही कुछ राजा ऐसे होते थे, उनका मानना था कि जितने ऊंची किले बंदी की जाएगी उतनी ही ज्यादा उनकी समृद्धि और शक्ति होगी। तो अपने समृद्धि और शक्ति के प्रदर्शन के लिए भी जो है किलों का निर्माण होता था। इस बात को आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों इस काल में राजा सेना रखने लगे थे। तो दोस्तों आपको ये बात याद रखना है और यहाँ से प्रश्न बनेंगे दोस्तों, बनेंगे यानी कि बनने की संभावना है दोस्तों। ठीक है ना, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। इस काल में राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को जो है नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। दोस्तों आहत सिक्कों के रूप में हम आने वाले आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं, आहत सिक्के वे सिक्के होते थे जिन्हें जो है पीट करके बनाया जाता था, यानी उस पर प्रहार करके। मान लीजिए कोई तांबा हुआ या सोना चांदी हुआ, उसे पीट करके जो सिक्के बनाए जाते थे उसे जो है आहत सिक्के कहते थे। तो यहाँ पे कुछ भुगतान जो है आहत सिक्कों के रूप में भी किया जाता था। यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि महाजनपद काल में जो है राजा जो है अब नियमित सेना रखने लगे थे और नियमित वेतन भी देने लगे थे, और कुछ वेतन जो है आहत सिक्कों के रूप में भी दिया करते थे। आइए देखते हैं दोस्तों टैक्स यानी कर के बारे में। तो महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। तो दोस्तों
जो महाजनपद के राजा होते थे वो विशाल किले बनवाते थे, बड़े बड़े महल बनवाते थे। तो जब इतना कुछ करेंगे तो उनकी सुरक्षा के लिए सेना भी होनी चाहिए होगी, और उन्हें जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो है रिसोर्सेस यानी संसाधनों की भी आवश्यकता होगी। तो उसके लिए वो क्या करते थे, इन सभी चीज़ों के लिए वो लोगों से जो है टैक्स यानी कर लिया करते थे दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग जो है कर के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न होकर अब नियमित रूप से जो है कर वसूलने लगे थे। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि महाजनपद के जो राजा हैं वो नियमित रूप से जो है कर वसूलते थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण कर कौन सा था, तो फसलों पर लगाया गया कर सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। तो उस समय सबसे अधिक लोग जो है कृषक थे, इसीलिए जो है फसलों पर लगाया गया कर महत्वपूर्ण था। प्रायः उपज का जो है 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे जो है भाग कहा जाता था। दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रखना है, और यहाँ से प्रश्न डायरेक्टली देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है सीटेट में कि भाग क्या था। तो कृषि का, या कह सकते हैं कृषि उपज का 1/6वां हिस्सा जो कर के रूप में लिया जाता था उसे क्या कहते थे, तो भाग कहा जाता था। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कारीगरों से भी जो है कर लिए जाते थे, लेकिन जो कर लिया जाता था वो श्रम यानी काम के रूप में लिया जाता था। जैसे कि मान लो कोई बुनकर हुआ, लोहार हुआ, सुनार हुआ, उसे जो है राजा के यहाँ जा करके महीने में कम से कम 1 दिन जो है उसे काम करना पड़ता था। तो जो कारीगर लोग थे वो इस टाइप में जो है कर चुकाते थे। आगे है पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। तो दोस्तों जो लोग भी जो है जानवरों को पाले हुए थे उन्हें जो है उन जानवरों के जो है उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, यानी दूध, दही, घी इन सब के रूप में उन्हें कर देना पड़ता था। आगे जो है नेक्स्ट पॉइंट है, व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। नेक्स्ट पॉइंट है, आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। तो दोस्तों ये रहा हमारा कर के बारे में कि किससे कितना कर लिया जाता था और किस रूप में लिया जाता था। दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो है भाग किसे कहा जाता था, तो कृषि उपज का 1/6वां हिस्सा जो कर के रूप में लिया जाता था उसे जो है भाग कहा जाता था। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट हेडिंग हमारा है कृषि में परिवर्तन। तो महाजनपद काल में जो है कृषि में क्या परिवर्तन हुए उसके बारे में हम लोग देखेंगे अब। तो इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। कौन कौन से, तो पहला है हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। तो दोस्तों इसके पहले क्या होता था, महाजनपद काल के पहले लकड़ी के हल का प्रयोग होता था जिससे जुताई करने में जो है कठिनाई होती थी। लेकिन महाजनपद काल तक आते आते अब लोहे की खोज हो गई। अब लोहे के फाल बनने लगे, या कहें कि लोहे के हल बनने लगे। अब क्या होता था, जो कठोर जमीन भी होती थी उसे भी आसानी से जोत दिया जाता था। इससे क्या हुआ, फसलों की उपज बढ़ गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दूसरा परिवर्तन क्या हुआ, लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया। अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने की बजाय धान की पौध तैयार कर उनका जो है रोपण शुरू किया गया। इससे क्या हुआ, इससे जो है पैदावार ज्यादा होने लगा। तो दोस्तों इस बात को भी आपको याद रखना है कि इस समय जो है दूसरा पॉइंट जो है दोस्तों, इस समय क्या हुआ कि जो लोग थे धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया। दोस्तों ये जो प्रक्रिया आज भी आपको देखने को मिलेगी गाँव में। आज भी क्या किया जाता है कि अब क्या होता है कि जो धान की खेती की जाती है उससे पहले क्या होता है, धान के पौध को जो है तैयार किया जाता है, इसके बाद उनका रोपण किया जाता है ताकि जो है पैदावार अधिक हो सके। तो दोस्तों ये प्रक्रिया आज भी चलती है। तो दोस्तों कृषि में परिवर्तन के जो है ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको याद रखना है, इससे प्रश्न कहीं भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रखना है और यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न बन सकता है।
डायरेक्टली प्रश्न कैसे बनेगा मैं आपको जो है बताऊंगा। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताते हुए भी चल रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जा रही है, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा, क्योंकि मैं इसमें बता रहा हूँ कि कैसे सीटेड प्रश्न बनाएगा, ताकि आप लोग उस तरीके से पढ़ लें और याद कर लें। तो देखिए दोस्तों, ये जो पॉइंट है, ये काम ज्यादातर दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर, जिसे कम्मकार कहा जाता है, करते थे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पॉइंट इसलिए लिखा हुआ है कि सीटेट में डायरेक्टली पूछ सकता है कि कम्मकार किसे कहते थे। तो जो लोग भूमिहीन खेतिहर मजदूर थे, उन्हें जो है महाजनपद काल में कम्मकार कहा जाता था। दोस्तों, भूमिहीन खेतिहर मजदूर का मतलब होता है कि जिनके पास खेती करने, वे मजदूर जिनके पास खेती करने के लिए अपनी भूमि न हो, वो दूसरे की भूमि पे खेती करते थे। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं मगध के बारे में। दोस्तों, तो दोस्तों हमने जो है पहले ही चैप्टर में मगध के बारे में पढ़ लिया था, और पहले ही चैप्टर में दिया हुआ है कि मगध का विकास जो है गंगा की सहायक नदी सोन के दक्षिण तथा इसके आसपास के इलाकों में हुआ था। इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि हो सके तो आप हमारा पिछला वीडियो भी जरूर देखें। तो आइए देखते हैं मगध के बारे में। लगभग 200 साल पहले के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। तो क्यों बन गया, इसका कारण आगे दिया हुआ है। देखिए, गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो दोस्तों, मगध से जो है गंगा, सोन जैसी नदियां बहती थी या प्रवाहित होती थी। इससे क्या होता था, यातायात बहुत ही सुलभ था। तो यातायात सुलभ होने के कारण यहाँ से व्यापार बहुत ही आसानी से होता था और बहुत ही बृहद स्तर पे होता था। इसके बाद दोस्तों, यहाँ की जो जमीन थी बहुत ही उपजाऊ थी, और यहाँ पे जो है कृषि भी जो है बहुत ही समृद्ध रूप से होता था। तो इससे क्या होता था, यहाँ पे जो है एक समृद्धि आ गई और मगध एक महत्वपूर्ण जनपद से महाजनपद बन गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। तो ये कारण ये भी है मगध के महत्वपूर्ण होने का। नेक्स्ट पॉइंट है, इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं, मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी थे। दोस्तों, तो दोस्तों क्या होता था कि जब युद्ध होते थे तो उसमें जो है हाथियों की जरूरत पड़ती थी और लोहा चाहिए था, किस लिए, मजबूत औजार बनाने के लिए और हथियार बनाने के लिए। और ये सभी चीजें जो है मगध में, या कहें कि मगध के आसपास के क्षेत्र में मौजूद थी। इसीलिए जो मगध है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद से महाजनपद बन गया। ये वाला पॉइंट आपको दोस्तों याद रखना है। ये वाला पॉइंट भी, मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु हुए। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। दोस्तों, मगध में कौन कौन से जो है शक्तिशाली राजा हुए, तो वो थे बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, यानी जो आज जिसे राजगीर कहा जाता है, उस समय राजगृह कहा जाता था महाजनपद काल में। तो बिहार में राजगृह कई सालों तक मगध की जो है राजधानी बनी रही। तो दोस्तों आपको ये बात याद रखनी है, इस कई सालों तक जो है राजगृह की राजधानी कौन बनी रही, तो वो है मगध की राजधानी कौन बनी रही, तो वो है राजगृह। दोस्तों, इसके बाद में जो है पाटलिपुत्र, जिसे आज हम पटना कहते हैं, वो मगध की राजधानी बनाई गई। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो है मगध की राजधानी कौन सी थी, तो है राजगिरी। दूसरा है दोस्तों पाटलिपुत्र। ठीक है, बाद में जो है पाटलिपुत्र को जो है मगध की राजधानी बना दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा जो है ये अलग है। 2300 साल पहले मेसिडोनिया का शासक जो था सिकंदर। आप लोगों ने सिकंदर के बारे में बहुत सुना होगा दोस्तों, और एक कहावत भी है, जो जीता वही सिकंदर। ठीक है, इस पे एक गाना भी है, पर याद अभी नहीं आ रहा है, शायद उसने जो है खेर साहब, उसको पता नहीं कौन है, कैलाश खेर साहब उसको गाए हैं। तो सिकंदर पे गाने भी हैं और कहावतें भी हैं, तो ये वही सिकंदर है। तो 2300 साल पहले मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में जो है व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। तो दोस्तों ये बात आपको याद रखना है पहले, कि जो सिकंदर कहाँ का राजा था, तो वो मेसिडोनिया का राजा था, और मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतते हुए वो भारतीय उपमहाद्वीप के जो है व्यास नदी के किनारे तक पहुंचा था। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों
ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। तो दोस्तों, जिन सिकंदर के बारे में हम इतनी बड़ी बड़ी बात सुनते हैं, उनके सिपाही जब मगध पे आक्रमण करना चाहे तो उनके अंदर एक भयभीत, मतलब वो भयभीत हो गए, क्योंकि उन लोगों ने जो है मगध के बारे में बहुत सुन लिया था और उन लोगों ने सुना था कि मगध के पास जो है बहुत ही विशाल सेना है। उनके पास पैदल की सेना है, रथ वाली सेना है और हाथियों की भी बहुत बड़ी सेना थी। इससे क्या होता था, वो किसी भी युद्ध को जो है आसानी से जीत लेते थे। दोस्तों, ये रहा सिकंदर के बारे में थोड़ा सा एक विवरण। आइए देखते हैं दोस्तों, मगध के बाद जो है वज्जी के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, मैं बार बार अपने हर वीडियो में मैं बताया हूं कि जो भी दिया हुआ है किसी भी विशिष्ट स्थान के बारे में, तो आपको उससे जो है रट लेना है और हर चैप्टर में 2 विशिष्ट स्थान दिए हुए हैं। तो मगध के बाद हम लोग देखेंगे वज्जी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फैक्ट दिए हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। देखिए, मगध के निकट ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। तो वैशाली कहाँ पे है दोस्तों? बिहार में है। तो वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ, देखिए दोस्तों, मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ अलग प्रकार का था, इसीलिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे, और वज्जी जो था ये मगध के निकट ही एक राज्य था। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। तो दोस्तों, जो गण या संघ था इसमें एक राजा ना होकर के कई शासक होते थे और लोग एक साथ या यूं कहें कि समूह में जो है शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने आप में राजा था। नेक्स्ट पॉइंट है, ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। ये सभाओं में बैठकर बातचीत, बहस और वाद विवाद करते थे। दोस्तों, ये बात थोड़ा सा आपको याद रखना है कि स्त्रियां, दास और कम्मकार, अभी मैंने कम्मकार बताया था क्या था, तो कम्मकार जो थे वो भूमिहीन भूमिहीन खेतिहर मजदूर थे, अभी मैंने पीछे ही बताया आपको। तो स्त्रियां, दास और कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहां से जो है डायरेक्टली प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों। तो ये पॉइंट आपको याद रख लेना है कि गुप्त शासकों ने गण या संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया था। तो दोस्तों, प्रश्न बन सकता है कि गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में किसने जो है शामिल कर लिया था? तो वो है गुप्त शासकों ने उन्हें शामिल कर लिया था। डायरेक्टली प्रश्न आपसे बन सकता है। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे, ये बात आपको जो है याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, वज्जी संघ का वर्णन दिघ निकाय में दिया गया है, ये बात आपको याद रखना है। यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न बनेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिए कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहां से आपको डायरेक्टली प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो उन सभी पॉइंट को आपको एकदम याद रख लेना है। वज्जी संघ का वर्णन कहाँ दिया गया है? तो दिघ निकाय में दिया गया है। दिघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, ये बात भी आपको याद रखना है कि दिघ निकाय क्या है, तो यह एक प्रसिद्ध जो है बौद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट पॉइंट ये भी है, और ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, ये सब पॉइंट जो है डायरेक्टली बनने वाले प्रश्न हो सकते हैं। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उसने अपने मंत्री वश्यकार को जो है बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था। देखिए दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि अजातशत्रु जो है बुद्ध को जो है अपने किस मंत्री को, बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए अपने किस मंत्री को भेजा था? तो वश्यकार उसका आंसर हो जाएगा। या पूछ सकता है कि किसने जो है अपने मंत्री वश्यकार को जो है बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था? तो उसका ऑप्शन हो जाएगा अजातशत्रु। तीसरे टाइप में बन सकता है कि अजातशत्रु ने अपने मंत्री वश्यकार को किसके पास जो है सलाह के लिए भेजा था? तो उसका ऑप्शन हो जाएगा बुद्ध हो जाएगा। थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों, गण किसे कहते हैं? तो गण जो होता है, गण कई सदस्यों वाला समूह जो है होता है, उसे जो कहते हैं गण। संघ किसे कहते हैं? तो संघ संगठन या सभा को जो है दोस्तों संघ कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, कुछ पॉइंट इसमें जो डायरेक्टली प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रश्न यहाँ पे जो है सीटेट में ऐसे भी बन सकता है दोस्तों, क्योंकि सीटेट ने जो है अपने प्रकृति को जो है चेंज कर दिया है और अब कॉन्सेप्चुअल टाइप के प्रश्न बहुत ज्यादा बनने को मिल रहे हैं, और खासकर जो है कूट वाले प्रश्न ज्यादा मिल रहे हैं। यानी 2 से 3 या 4 पॉइंट्स दे रहा है और पूछ रहा है कौन कौन से सही होंगे। तो इसमें से सीटेट पूछ सकता है कि वज्जी के बारे में जो है कौन से कथन सत्य है। तो दोस्तों, हो सकता है इन सभी में से जो है कुछ पॉइंट्स को दे करके आपसे पूछ ले कि 1 सही, 2 सही, तीनों सही, चारों सही, जिस प्रकार से भी प्रश्न बना सके। इसलिए सभी पॉइंट्स को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, ये रहा थोड़ा सा एक अलग पॉइंट है। हालांकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना थोड़ा सा कम है, लेकिन ये अगर एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है तो सीटेट प्रश्न कहीं से भी पूछ सकता है, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को भी नोट कर लिया है। बस इसको थोड़ा सा आप लोग जो है 1 से 2 बार देख लीजिएगा।
लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है सीटेट में कि लगभग 2500 साल पहले किसने जो है एक शासन व्यवस्था जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं उसकी स्थापना की थी, तो एथेंस के लोगों ने की थी। ठीक है, यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चलती रही। इसमें जो है 30 साल के ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। ठीक है, ये दोस्तों आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, वहां एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम जो है 40 बार बुलाई जाती थी। दोस्तों इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, शासन के कई पक्षों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में सेवाएं देनी होती थी। तो दोस्तों जो भी वहां के नागरिक थे उन्हें जो है सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, महिलाओं तथा दासों और विदेशियों को नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं था। तो दोस्तों ये रहा एथेंस के बारे में पूरा, और इस सब पूरा पॉइंट आपको जो है एक बार याद कर लेना है, या इसको जो है एक बार आप अपने दिमाग में बनाए रखिएगा कि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो प्रश्न जो आप लोगों के गलत न हो। दोस्तों ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर था, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो, तो दोस्तों आप हमारे चैनल विराज पाठशाला को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों हो सके तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, और तथा इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कर दें, ताकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। धन्यवाद।